चलिए, सबसे पहले एक ज़रूरी जानकारी जो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी, तो हम उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपके सामने जो है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हम ज़रा इसके बारे में जान लेते हैं। क्या है ये ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए? तो ये ज़रूरी सूचना है जी, अड्डा 247 का जो आपका ऐप है। क्या है जी? अड्डा 247 का जो ऐप है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत हितकर साबित होने वाला ऐप है। यहाँ प्रीमियम स्टडी मटेरियल तो ले ही सकते हैं, क्योंकि आपकी आगामी जो पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट की परीक्षा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो भी स्टडी मटेरियल आप यहाँ से आसानी से उपलब्ध है। आपको करंट अफेयर जो भी आपके आएंगे वो आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट के अलावा भी अगर कोई परीक्षा है, आगामी परीक्षा है, तो उसकी जानकारी, वो कब परीक्षा आने वाली है, उस परीक्षा में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी, किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा रोज़ की क्विज़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है जी। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा की तैयारी के लिए आपने सारे जितने भी विषय वस्तु थी वो सब पढ़ ली, लेकिन तब तक वो कारगर नहीं है जब तक आप उसके लिए प्रश्न ना करें। तो प्रश्न बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ से आप रोज़ उस परीक्षा के प्रश्न ढूंढ कर सकते हैं, जो भी उस परीक्षा से संबंधी प्रश्न होंगे। इसके अलावा अगर सब्जेक्ट के हिसाब से भी करना चाहते हैं तो वो भी संभव है। वहाँ यहाँ से आप सब्जेक्ट से, मान लीजिए हिंदी विषय में, या फिर अंग्रेज़ी विषय में, या फिर मान लीजिए गणित विषय में, या रीजनिंग के विषय में, या अन्य किसी विषय में अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग, तो आसानी से यहाँ से आपको सब्जेक्ट वाइज क्विज़ मिल जाएंगी। उस क्विज़ से आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि आपकी तैयारी में और कितनी प्रयास की ज़रूरत है, वो तैयारी आप देख सकते हैं अपनी। इसके अलावा मैगज़ीन है यहाँ पर ना, हर महीने की मैगज़ीन आपको मिलती है। उस मैगज़ीन में आपको पूरे महीने का ब्यौरा बिल्कुल तिथिवार मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से कुछ चीज़ें कमतर रह गई हैं, कुछ कम रह गई हैं, तो उन्हें आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा नोट्स और आर्टिकल्स भी होते हैं। अगर कोई विशेष मुद्दा या विशेष विषय उस समय पर चल रहा हो, ज्वलंत मुद्दा, उसके ऊपर आपको नोट्स और आर्टिकल्स आसानी से मिल जाएंगे। या कोई विषय वस्तु आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो उससे जुड़े हुए नोट्स और आर्टिकल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा वीडियोज़ भी हैं, हमारे जैसे अध्यापक और भी हैं जो आपकी सुविधा के लिए आपको उपलब्ध हैं हमेशा। तो ऐसे अध्यापकों की वीडियोज़ आप और भी यहाँ से देख सकते हैं। यूट्यूब तो है ही, लेकिन ऐप से आप आसानी से वो वीडियोज़ ढूंढ सकते हैं। खैर, हम आगे बढ़ें। हमारा अगली जो सूचना है, बहुत महत्वपूर्ण सूचना आज ही के लिए, कि आज सर का एक लाइव सेशन आने वाला है, हमारे आदित्य सर का। आप जिस भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो परीक्षा भले ही पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट की ही क्यों ना हो, बीपीएससी की तो खैर है ही, वो तो महापरीक्षा में उसकी गिनती होगी। तो उसके लिए सर बहुत बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं। 51,000 प्रश्नों के MCQs की, तो 51,000 प्रश्न का संकलन उसमें रहेगा। बिहार से जुड़ी हुई GK और GS 51,000 प्रश्न संकलित करना ही बड़ी बात होती है। तो मैं आप सभी मित्रों से एक अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आप अपनी परीक्षा की दृष्टि से थोड़े से भी अगर गंभीर हैं तो ये प्रश्न ज़रूर देखें। अच्छे प्रश्न हैं और पढ़ाने वाले आपको अच्छे अध्यापक मिल रहे हैं, तो फिर अगर एक अच्छा अध्यापक मिल रहा है और प्रश्न भी बेहतर है तो क्यों ना शुरू किया जाए। तो GK GS की बहुत बेहतर क्लास है बिहार की स्पेशल की, आप इसको देख सकते हैं। 68वां जो BPSC 2023 आ रहा है उसके लिए सत्याग्रह सर ने शुरू किया है, और आप सबकी परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि सर ने 51,000 प्रश्नों का संकलन आपके लिए किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन पर। हम कर रहे हैं विगत वर्षों के प्रश्न। जितने भी विगत वर्षों के हमारे प्रश्न हैं, जो पुराने प्रश्न आए हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित, वो सारे ही प्रश्न हम यहाँ देखेंगे। तो विगत वर्षों में जो भी प्रश्न हैं वो सब मिश्रित होंगे। हम इस पूरी सीरीज़ में जो भी प्रश्न करेंगे वो सारे प्रश्न मिश्रित होंगे। तो हमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि मिश्रित प्रश्नों में सारे प्रश्न आ जाते हैं सभी विषय से संबंधी। तो हम थोड़ा सा उसका भी देखेंगे कि कौन कौन से विषय संबंधी प्रश्न हमारे आए हैं विगत वर्षों में, तो उन्हीं पर आगे फिर हम फोकस भी कर पाएंगे अपना। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पहला जो आपका प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर है, तो मैं सभी से चाहूँगी कि सभी इसका उत्तर दें जल्दी से। तो बताइए क्या उत्तर होगा। क वर्ण का उच्चारण स्थान आपसे पूछा है। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ आप सभी कि आप इसका उत्तर दें जल्दी से। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा जी। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों की कि सभी दोस्त हमसे जुड़ें जल्दी से जल्दी, और इसी प्रतीक्षा में हम भी हैं कि अधिक से अधिक
तैयारी करने वाले हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो हमसे जुड़ेंगे तो उनको लाभ भी अधिक से अधिक मिलेगा। और हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत अधिक से अधिक अभ्यर्थियों तक पहुँचे, ताकि उन लोगों को इससे लाभ प्राप्त हो, और उनकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन लोगों को पता भी होना चाहिए। तो बताइए जल्दी, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा, तालु होगा, दंत होगा, अथवा मूर्छा होगा? क्या होगा? जिसका उत्तर ए है उसका उत्तर बिल्कुल ठीक है, एकदम सही उत्तर है कि क वर्ण का जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा जी कंठ। कंठ से क वर्ग के जितने भी आपके वर्ण हैं वो सभी के सभी कंठ से बोले जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर आगे आपको ये भी थोड़ा सा तैयारी पर ध्यान देते हुए जानना पड़ेगा कि च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन सभी में 5 के 5 वर्गों में उच्चारण जो स्थान होता है सबका अलग अलग होता है, तो आपको थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टि से इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं हमारे? एक बार आपको स्पर्श व्यंजन समझ आए तो फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए सभी लोग। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? आपकी दृष्टि से क्या होगा? अथ, अथ का विलोम शब्द पूछा है, क्या होगा? जल्दी से सभी लोग उत्तर दें। अथ का विलोम इति, मार्त्य, अनर्थ अथवा सनाथ, क्या होगा? हम सभी के आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी पूरी दृष्टि आप लोगों की कमेंट पर ही है कि आप कैसे जल्दी जल्दी से कमेंट करें। तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका उत्तर? बहुत सुंदर, जिनका उत्तर अथ का अर्थ होता है आरंभ। क्या होता है अथ का अर्थ? आरंभ। तो अथ का विपरीत क्या होगा? इति, यानी के उस किसी भी चीज का अंत। अब आपको समझ आ रहा होगा कि अथ और इति में क्या अंतर है। तो अगला प्रश्न हम देख लें जरा। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आभूषण का समान अर्थी नहीं है? बताइए जल्दी से क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा शब्द आभूषण का समानार्थी नहीं है? बताइए जल्दी से। ये देखिए, ये सभी पुरानी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, तो हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा कि ये प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो बताइए जल्दी, कौन सा शब्द जो है वो आभूषण का समानार्थी नहीं है, समान अर्थ वाला नहीं है, अर्थात पर्यायवाची नहीं है? भूषण, अलंकार, सुरपति अथवा गहना? क्या उत्तर देंगे आप सभी? आप सबके उत्तर की प्रतीक्षा में हम हैं। बिल्कुल सही उत्तर है जिनका है सुरपति, बिल्कुल ठीक। सुरपति सी ही इसका उत्तर है कि कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। भूषण, अलंकार और गहना, ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं आभूषण के। इसके अलावा सुरपति जो है वो इससे अलग शब्द है बिल्कुल, तो वो इसका पर्यायवाची नहीं कहलाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखें। भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? आपके अनुसार भाषा जो है वो किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम होता है? बताइए जल्दी से। लेखों की, कहानी की, विचारों की अथवा रचना की? क्या कहेंगे आप इस प्रश्न पर? हम सभी आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप क्या उत्तर दें? तो बताइए जल्दी से क्या उत्तर होगा इसका? जल्दी से उत्तर दें सभी लोग। भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? देखिए, भाषा जो होती है, जब हमारे मन में कुछ चल रहा हो, कोई विचार चल रहे हों, तो हमें उसे बताने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है। अगर हम उस विचार को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में बांटना चाहते हैं तो हम कैसे बताएंगे? कोई माध्यम चाहिए। वो माध्यम मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है या सांकेतिक हो सकता है, और ये तीनों ही माध्यम मुख्य रूप से अगर हम कहें तो क्या कहलाते हैं?
ये कहलाते हैं जी भाषा, अर्थात विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है क्या? भाषा। भाषा से ही आप अपने विचार दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं, उस तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं। तो भाषा किसका माध्यम हुई जी? भाषा माध्यम हुई विचारों के आदान प्रदान का। चलिए अगला प्रश्न देखें। नास्तिक में कौन सा उपसर्ग है? बताइए जल्दी से। नास्तिक में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से सभी लोग उत्तर देंगे। सम, न, परि अथवा प्रति, कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से उत्तर देंगे सभी लोग। बिल्कुल ठीक, न ही इसका उत्तर है। न में, आस्तिक में न जोड़ा गया है। आस्तिक एक शब्द है, इसमें जोड़ा गया है जी न उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? न। एक चीज और ध्यान रखिए, न एक नकारात्मक उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है जी? नकारात्मक उपसर्ग है। तो ये जिस भी शब्द के आगे लगेगा, जिस भी रूढ़ शब्द के साथ लगेगा या संयुक्त शब्द के साथ लगेगा, हमेशा नकारात्मक अर्थ देगा न। आस्तिक का अर्थ आस्था रखने वाला और नास्तिक का अर्थ जो आस्था न रखता हो, तो बिल्कुल उल्टा हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देंगे सभी लोग फटाफट से। अनुस्वार का उच्चारण स्थान पूछा है। क्या होता है अनुस्वार का उच्चारण स्थान आपके अनुसार? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन है तालु, नासिका, मूर्धा और कंठ। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से सभी लोग उत्तर देंगे इसका। अनुस्वार का उच्चारण स्थान बताइए जल्दी से सभी लोग। क्या उत्तर होगा आपके हिसाब से? देखिए, अनुस्वार नासिका से बोला जाता है, नाक से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? नाक से। इसमें अधिक से अधिक नाक का प्रयोग होता है, नाक से वायु निकलती है, इसीलिए अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से कहलाएगा? नासिका से कहलाएगा। बिल्कुल ठीक आपका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखें। जब कोई पद या पदबंध अपना क्या छोड़ दे? अपना साधारण अर्थ छोड़ दे, साधारण अर्थ ना दे बल्कि विशेष अर्थ दे, तो उसे क्या कहेंगे? अगर मान लीजिए कोई पदबंध है या कोई पद है जो अपना साधारण अर्थ अर्थात अपना शाब्दिक अर्थ ना देकर क्या दे रहा है, वो कोई विशेष अर्थ दे रहा है, किसी विशिष्ट अर्थ में प्रयोग हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? मुहावरा, लोकोक्ति, पर्यायवाची या विपरीतार्थक? क्या कहेंगे आप? जल्दी से उत्तर दीजिए, क्या कहलाएंगे? बहुत सुंदर, इसका उत्तर एकदम ठीक। वो कहलाएंगे जी मुहावरे। क्या कहलाएंगे? वो मुहावरे कहलाएंगे, लोकोक्ति नहीं कहलाएंगे, क्योंकि लोकोक्ति कोई पद या पदबंध नहीं होता बल्कि पूरा एक वाक्य, उसे आप स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए लोकोक्ति इसका उत्तर ना होगा। क्या होगा? मुहावरा इसका सही उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न बताइए सभी लोग। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगे उस स्वर को किस नाम से जाना जाएगा? जिस स्वर में 2 मात्रा का प्रयोग हो, दीर्घ स्वर, अक्षर, व्यंजन अथवा ह्रस्व स्वर, क्या कहेंगे आप? फटाफट से उत्तर दीजिए इसका। क्या उत्तर होगा आपके अनुसार इसका? देखिए, इस परीक्षा की दृष्टि से पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का जो आपकी परीक्षा है, पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट, आप जो ये परीक्षा देख रहे हैं ना, ये जो नाम लिखा है,
इतनी बेहतरीन परीक्षा है कि इस परीक्षा से आपको इतनी बढ़िया सैलरी मिलेगी, इतनी बढ़िया तनख्वाह मिलेगी। सीधी सी बात है, हम सब नौकरी क्यों चाहते हैं? तनख्वाह के लिए ना, अच्छी तनख्वाह के लिए। तो वही तनख्वाह हमें यहाँ अच्छी मिलेगी। तो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए अगर आप तैयारी करा रहे हैं तो हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें आप अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं, अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। नंबर आराम से संकलन नंबर का यहाँ से हो सकता है अगर आप बस हिंदी पर थोड़ा सा ध्यान दें, विगत वर्षों के प्रश्नों पर तो ख़ास तौर पर। इसीलिए हम ये सीरीज़ आपके लिए लेकर भी आए हैं विगत वर्षों की, ताकि आप सभी बच्चों के जितने भी पुराने वर्षों के प्रश्न हैं वो सभी हल करा पाएँ हम लोग ना। तो इसीलिए ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं ऐसी आशा कर रही हूँ कि आप सभी इसे मिस नहीं करेंगे बिल्कुल भी, अगर आप पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्यों? तो चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका उत्तर। जिनका उत्तर ए है उन्हीं का उत्तर ठीक है, बाकी का गलत है। दीर्घ स्वर इसका उत्तर होगा। मैंने आपको बताया भी था कि दीर्घ स्वर में 2 मात्राएं होती हैं। हमारा जो ह्रस्व स्वर होता है उसमें 1 मात्रा होती है, और फिर आता है हमारा क्या, सबसे बड़ा। बताइए उसको क्या बोलते हैं? ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ कि जिसमें 3 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, और उसका प्रयोग हिंदी भाषा से ज़्यादा किस भाषा में किया जाता है। ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि जब दीर्घ स्वर पर प्रश्न बन सकता है तो प्रश्न ह्रस्व स्वर पर भी बन सकता है और उस तीसरे स्वर पर भी बन सकता है, जिसका नाम मैं आपके लिए छोड़ कर जा रही हूँ। खैर, बताइए व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को क्या कहते हैं? जो इंसान, हम लोग आपस में, मनुष्य लोग एक भाषा, एक बोली में बात करते हैं, और वो कैसी होती है? वो पहली बात तो वो उच्चारित है, लेकिन उसका अर्थ होगा। तो उसको क्या कहेंगे? उसको भाषा कहेंगे जिसका अर्थ होगा, अक्षर कहेंगे? ये मुहावरा है जी। मुहावरा कहेंगे या वाक्य कहेंगे? क्या कहेंगे आपके अनुसार? जल्दी से इसी प्रश्न का उत्तर दीजिए सभी लोग। क्या कहेंगे आप इसे? बिल्कुल सही, इसे भाषा ही कहेंगे। खैर, इसका उत्तर मेरे मुंह से पहले ही निकल गया आप लोगों के लिए कि इसे भाषा कहेंगे, और आप लोग सोच रहे होंगे कि उत्तर पहले ही दे दिए हैं तो फिर हम क्या बताएंगे। कोई बात नहीं, एक प्रश्न का उत्तर मैंने दिया है, बाकी प्रश्न का उत्तर तो आप ही लोगों को देना है। चलिए अगला प्रश्न बताइए सभी लोग। प्रश्न कह रहा है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ, इन सभी का आपस में हल्का स्पर्श हो, पूरी तरीके से स्पर्श नहीं होगा, हल्का हल्का, जीभ, तालु, ओष्ठ और जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ, चारों चीज़ों का हल्का हल्का स्पर्श होगा, पूरी तरीके से स्पर्श नहीं होगा, तो उन्हें क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन कहेंगे, अक्षर कहेंगे, स्वर कहेंगे, या फिर संयुक्त व्यंजन कहेंगे? क्या कहेंगे आपके अनुसार? सभी इसका उत्तर दीजिए जल्दी से। आया हुआ प्रश्न है, सभी ये आए हुए प्रश्न है, इसलिए कोशिश करिएगा कि आपके उत्तर गलत ना हो किसी के भी। फटाफट से उत्तर देंगे सभी लोग, हम प्रतीक्षा में हैं। जल्दी से बताइए क्या उत्तर होगा इसका। बहुत सही, जिनका उत्तर अंतस्थ व्यंजन है, एकदम ठीक उत्तर है आप लोगों का। ए ही इसका उत्तर है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। प्रश्न इस पर भी बनकर आ सकता है अंतस्थ व्यंजन पे कि बताइए इनमें से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है। तो आपके लिए पता होना चाहिए आपको कि कौन कौन से व्यंजन आपके अंतस्थ व्यंजन है। खैर, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, 100 रुपये का। जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगे, क्या लगे जी? थोड़ा श्रम लगे, और जिससे पहले हकार की ध्वनि, ह वाली जो ध्वनि होती है वो ना आए, उसे क्या कहेंगे? उसे अल्पप्राण, अक्षर, स्वर अथवा बलाघात, क्या कहेंगे? बताइए जल्दी से। बल थोड़ा लगेगा उसके उच्चारण में, और साथ ही साथ उसकी ध्वनि में हकार की ध्वनि नहीं होगी। तो जल्दी से मुझे बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ आपके उत्तर की। क्या उत्तर होगा इसका? जल्दी से उत्तर देंगे सभी इसका।
कुछ लोगों का गलत और कुछ का सही हो गया है। खैर, उन्हें क्या कहते हैं? जिनके उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़े, अधिक श्रम ना लगे और हकार की ध्वनि ना निकले, तो उन्हें कहते हैं जी अल्प प्राण। जबकि जिनमें अधिक परिश्रम हो, अधिक श्रम लगाना पड़े और हकार की ध्वनि निकले, उन्हें क्या कहेंगे? जिनमें इन दोनों की दोनों ही उपस्थित रहते हैं, उन्हें कहते हैं हम अल्प प्राण के बाद महाप्राण वर्ण। क्या कहते हैं जी? महाप्राण। महा अर्थात अधिक और प्राण अर्थात वायु। अल्प अर्थात कम और प्राण अर्थात वायु। चलिए अगला प्रश्न देखें, क्या कह रहा है ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए जल्दी से, कौन सा वाक्य शुद्ध होगा आपके हिसाब से? राधा चरखा काटती है, रेडियो से यह समाचार प्रसारित हुआ, एक एक करके सभी मर गए, जबरदस्ती से आप जो चाहे कराएं। तो इसमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो एकदम सही है? जल्दी से बताइए सभी लोग, कौन सा वाक्य है जो सही है और कौन सा है जो नहीं है सही? 3 तो ऐसे हैं जो शुद्ध नहीं है, एक है जो शुद्ध है। तो बताइए क्या कौन सा शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? जल्दी से मैं जानना चाहूंगी आप सभी बालकों से। जल्दी से बताइए सभी लोग। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? बिल्कुल ठीक, इसका एक ही उत्तर है, राधा चरखा काटती है। तो यही एक इसके अंदर एक वाक्य है जो शुद्ध है, बाकी सभी वाक्य शुद्ध नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहते हैं? प्रत्येक व्यंजन में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। असल में यहाँ व्यंजन नहीं आना चाहिए था, व्यंजन के बजाय ना वर्ग आना चाहिए। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा वो क्या कहलाएगा? वर्ग 5 होते हैं ना हमारे, सभी को पता है। कितने वर्ग होते हैं हमारे? वर्ग होते हैं जी 5। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और अंतिम क्या होगा जी? प वर्ग। तो ये 5 वर्ग होते हैं। इन पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं जी? 5-5। और ये जो 5-5 वर्ण होते हैं, इन 5-5 वर्णों में पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अल्प प्राण, अक्षर, स्वर अथवा बलाघात। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका उत्तर? जल्दी से सभी उत्तर देंगे, क्या होगा इसका उत्तर? हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का क्या कहा जाएगा? उसे कहेंगे जी अल्प प्राण, क्योंकि वायु कम लगती है बोलने में। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि प वर्ग से प, प, ब, भ और म। अगर आप प पे ध्यान दें, प में वायु का प्रयोग कम हो रहा है, फ अधिक वायु निकल रही है महाप्राण, ब कम वायु निकल रही है, भ अधिक वायु निकल रही है, म। तो यानी कि प, ब और म, इनमें वायु का जो संचरण है वो काफ़ी कम हो रहा है हमारे मुख से, इसीलिए ना हम अल्प प्राण के नाम से जान रहे हैं। किस नाम से जी? अल्प प्राण के नाम से जा रहे हैं। तो अगला प्रश्न बताइए सभी लोग, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? आपके अनुसार अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? जल्दी से बताएंगे सभी। बहुज्ञ होगा, न्यून होगा, चल होगा अथवा अनावृष्टि होगा? क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। क्या होगा आपके अनुसार?
अल्प से ही पता चल रहा है कि कम की बात हो रही है, तो न्यून तो नहीं होगा, सेम हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। चल भी नहीं होगा। अनावृष्टि का तो क्या होता है, अतिवृष्टि होता है। हमें पता है अति का अर्थ होता है अत्यधिक और वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा। अत्यधिक वर्षा को अतिवृष्टि कहेंगे और अनावृष्टि, अन का अर्थ होता है अल्प और वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा। अल्प वर्षा जब होती है तो उसे अनावृष्टि कहते हैं, और खेती के लिए अनावृष्टि और अतिवृष्टि दोनों ही हानिकारक भी होती हैं। तो अल्पज्ञ का जो विलोम हो गया वो क्या हो गया जी, बहुज्ञ हो गया। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे जल्दी से। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। रुचि का विशेषण कौन सा है? रुचि एक शब्द है, रुचि एक संज्ञा है। क्या है रुचि? ये एक संज्ञा है। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, जो पहली क्लास हम BSFC की अपनी लेते हैं 1 बजे से 2 बजे जो हमारी कक्षा होती है रोज़, उसमें मैंने बताया था कि हमारा शब्द परिवार क्या होता है। शब्द परिवार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। मैंने आपसे बताया था कि किसी संज्ञा से आप क्रिया बना सकते हैं, विशेषण बना सकते हैं, क्रिया विशेषण बना सकते हैं। ऐसा ही आप सर्वनाम भी, सर्वनाम संज्ञा से नहीं बनेगा लेकिन सर्वनाम से विशेषण बन जाएगा। तो आपस में इस तरीके से एक दूसरे से बनाए जा सकते हैं ना, तो इसे कहते हैं शब्द परिवार। एक शब्द से आप अनेक शब्द बना पा रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर। तो कैसे बनाएंगे वही आपको सीखना है। तो बताइए रुचि का विशेषण क्या होगा? रुचि, ये तो नहीं होगा। रुचि का रुचि कैसे होगा? रुचि का होगा, रुचिकर होगा, या कोई नहीं होगा? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका उत्तर। सभी लोग हमें इसका उत्तर देंगे। ये हमारा अंतिम प्रश्न है आज का। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं देख पा रही हूँ कि सभी बच्चे इसका उत्तर दें। कल से हमारी कक्षा नियत 1 घंटे की होगी और मैं सबसे आशा कर रही हूँ कि आप सभी लोग कक्षा में बिल्कुल समय से उपस्थित होंगे और इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। आपके पटना हाई कोर्ट के लिए जो भी हमारे पुराने विगत वर्षों के प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न हम यहाँ हल करा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी इस परीक्षा के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, आप गंभीर हैं, तो आपको बिल्कुल आना चाहिए इस कक्षा में, क्योंकि ये कक्षा आपके लिए बहुत लाभकर होने वाली है आने वाले समय में पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए। बताइए जल्दी से रुचि का विशेषण क्या होगा? बिल्कुल सही, रुचिकर होगा। क्या होगा जी? रुचिकर होगा, एकदम ठीक। आज हम अपनी कक्षा का समापन कर रहे हैं यहीं पे। कल हम फिर मिलेंगे। कल से हम 1 घंटे के लिए मिलेंगे। तो देखिए कक्षा का बिल्कुल हमें ध्यान रखना है, और परीक्षा की दृष्टि से क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है तो इसलिए हमें इस पर बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इसको समय पर आना है परीक्षा में। तो चलिए मिलते हैं कल अपने नियत समय पर, और परीक्षा के लिए तैयारी में बिल्कुल तत्पर होते हुए। नमस्कार।